नमस्कार, जय श्री राम। 22 जनवरी की तारीख नजदीक आ रही है। 22 जनवरी यानी वो दिन जिस दिन अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों वहां पर रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस दिन का हिंदू, सिर्फ भारत नहीं बल्कि दुनिया भर के हिंदू 5000 साल से इंतजार कर रहे थे। 5000 साल के संघर्ष के बाद आखिर यह दिन आ रहा है। लेकिन 22 तारीख को जो कुछ होगा और जो कुछ होने जा रहा है उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। आज तो 6 दिसंबर है। 6 दिसंबर और ये जो पूरा राम जन्मभूमि आंदोलन चला, राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन चला, इस पूरे आंदोलन के बीच की एक बहुत अहम तारीख है 6 दिसंबर 1992। इसलिए आज मैं आपको बहुत संक्षेप में 6 दिसंबर 1992 की कहानी बताऊंगा। ये कहानी इसलिए बताऊंगा क्योंकि मैं खुद वहां पर मौजूद था। जी हाँ, मैं एक युवा पत्रकार होने के नाते मैं उस दिन अयोध्या में था और बाबरी ढांचे को, ये जो गुलामी का प्रतीक था, उसको किस तरह से हिंदुओं ने, हिंदू कारसेवकों ने किस तरह से उस ढांचे को जमींदोज किया, वो सब मैंने अपनी आंखों से देखा था। और इसलिए आज आपको बहुत संक्षेप में वो सारी कहानी बताने के रहा हूं ताकि आपको भी मालूम रहे कि दरअसल 6 दिसंबर को हुआ क्या था। क्योंकि 6 दिसंबर को लेकर बहुत कुछ मीडिया में कहा गया है, बहुत कुछ सुना गया है, बहुत कुछ लिखा गया, आप शायद बहुत कुछ जानते भी होंगे। लेकिन मैंने जो कुछ देखा मैं आपको अपनी आंखों से वो बताने जा रहा हूं। 6 दिसंबर की कहानी, कैसे ढांचा उस दिन गिरा, कार सेवकों ने कैसे गिराया। दरअसल 6 दिसंबर की जो पूरी घटना है और इसकी तैयारी तो चल रही थी, आपको मालूम है, वहां पर कार सेवा करने के इरादे से सब लोग वहां पहुंचे थे। और इसको लेकर के उत्तर प्रदेश की कल्याण सिंह की सरकार और केंद्र में कांग्रेस की जो सरकार थी, जिसके प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव थे, उनके बीच लंबी बातचीत भी चली थी। बड़ी मुश्किल से जो है इसकी अनुमति मिली थी, कोर्ट से अनुमति मिली थी। और कोर्ट में जो उत्तर प्रदेश सरकार को ये हलफनामा देना पड़ा था कि वहां कुछ नहीं होगा, इस तरह का हलफनामा दिया था। लेकिन उसके बावजूद वो ढांचा गिर गया। कैसे गिरा, इसको लेकर के बहुत कुछ कहा जाता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि सब प्री प्लान था, कुछ लोग कहते हैं कि ये प्री प्लान नहीं था, अचानक से हुआ। कार सेवक वहां पर जोश में आए और उन्होंने वहां पर जो है इस तरह से कार सेवा को छोड़ करके ढांचे को गिरा दिया। इसको लेकर बहुत कुछ कहा जाता है। जहां तक मेरा मानना है, जो मैंने अपनी आंखों से देखा, जो महसूस किया, जो जाना, उसके अनुसार मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये मानना है कि इस पूरे घटना की तैयारी तो थी, कार सेवकों ने इसकी तैयारी तो की थी जरूर। कार सेवा का नाम था, लेकिन कार सेवकों ने तय किया था। कुछ कार सेवकों ने, ये बहुत बड़ी तादाद नहीं थी, एक गुट ने, कुछ लोगों ने तय कर लिया था कि हम सिर्फ कार सेवा करने नहीं बल्कि ढांचे को गिरा कर जाएंगे। जब आए हैं तो ये काम पूरा करके जाएंगे, क्योंकि जब तक ढांचा गिरेगा नहीं तब तक मंदिर बनेगा नहीं। और ये उनकी भावना बिल्कुल सही थी। अगर वो ढांचा उस दिन नहीं गिरता तो आज ये मंदिर नहीं बन रहा होता। तो दरअसल कुछ लोगों की प्लानिंग थी। क्या इस प्लानिंग के बारे में बीजेपी और वीएचपी बजरंग दल के शीर्ष नेताओं को पता था? ये सवाल भी कई बार उठता है कि इसके बारे में अटल जी को पता था, इसके बारे में आडवाणी जी को पता था, फिर भी उन्होंने सब कुछ किया। ऐसे आरोप लगते हैं। इन आरोपों को लेकर इन नेताओं ने बहुत कुछ कहा भी है। लेकिन जो मैंने देखा, जितना मैं जानता हूं, मेरी जानकारी के अनुसार और जो मेरी आंखों देखी, मैंने देखा, उसके अनुसार मैं ये कह सकता हूं कि दरअसल 6 दिसंबर को जो कुछ होने वाला है उसको लेकर बीजेपी के कुछ नेता, टॉप के बड़े नेता, कुछ नेता जानते थे जो वीएचपी के करीब थे। अशोक सिंघल उस वक्त, उमा भारती और साध्वी रितंबरा वहां पर जो थी, आचार्य धर्मेंद्र जी जो वहां पर थे, अशोक सिंघल सबसे बड़े नेता, विनय कटियार जी, इनमें से ज्यादातर नेताओं को मालूम था कि शायद ये होने वाला है। शायद क्या, शायद उनके पास पक्की जानकारी थी। लेकिन इसके बावजूद जो टॉप की लीडरशिप बीजेपी की थी, उनको इस बारे में जानकारी नहीं थी। ऐसा मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। मैंने जो कुछ वहां देखा, जो महसूस किया, उसके आधार पर बता रहा हूं। मैं उस समय बिल्कुल युवा पत्रकार था। मैंने अपने पत्रकारिता के करियर की शुरुआत की थी और मेरी जिंदगी का उस वक्त का सबसे बड़ा असाइनमेंट था। और मुझे शायद इसलिए वहां भेजा था मेरे संपादक ने, क्योंकि मैं उस वक्त मल्टी टैलेंटेड आदमी, मल्टीटास्क था। टैलेंट तो मैं नहीं कह सकता, वो आप तय करेंगे, लेकिन मैं मल्टीटास्किंग टास्क का व्यक्ति था। मैं रिपोर्टिंग भी करता था और मेरे पास कैमरा था, मैं फोटोग्राफी भी करता था, फोटो खींचता था। तो इस वजह से जो है मेरे संपादक ने मुझे चुना। मेरे साथ मेरे ब्यूरो चीफ भी गए, बड़े जो जिनका अच्छा अनुभव था। मैं युवा पत्रकार भी वहां भेजा गया। और जब हम लोग वहां पहुंचे, जब मैं वहां पर पहुंच गया, मैं 4 तारीख से, लगभग 4 तारीख से वहां था, वहां सब चीजें देख रहा था। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था, बहुत मेरा क्योंकि अनुभव नहीं था, तो ये सब चीजें होने वाली है, क्या हो रहा है। मुझे लग रहा था लोग आएंगे, कार सेवा करेंगे, पुलिस का
इंतज़ाम था। तो मुझे लगा था लोग आएंगे, कार सेवा करेंगे, नेताओं के भाषण होंगे और सब कुछ खत्म हो जाएगा। 4 तारीख तक मैं ऐसा सोचता रहा, घूमता रहा अयोध्या में, जगह जगह देखता रहा, रामलीला के दर्शन किए। 5 तारीख को भी मैं वहाँ घूम रहा था। 5 तारीख को जब मैं ढांचे के पास से गुजर रहा था तो मैंने एक युवाओं का एक समूह देखा। वो आपस में बात कर रहे थे, कार सेवक थे, बजरंग दल से जुड़े हुए थे। तो उनसे बात करते करते मैं भी उनके साथ बात करने खड़ा हो गया। मैंने कहा सब तैयारी तो है? तो उन्होंने कहा बिल्कुल सब तैयारी है, कल देखना क्या हम करके दिखाते हैं। तो मैंने ये सोचा, मैंने कहा नहीं, मतलब मैंने कहा क्या होगा, कल तो कार सेवा ही होगी और कुछ क्या होगा, क्योंकि इतनी बड़ी पुलिस की व्यवस्था है, आपको तो सब इसको लेकर फॉलो करना होगा। तो बोले कि देखना कल सारी व्यवस्था धरी की धरी रह जाएगी और हम जो करने आए हम तो वो करेंगे ही। मैंने सुना जो एक साफ संकेत था कि कल क्या होने वाला है, लेकिन क्योंकि मैं बहुत युवा पत्रकार था तो मुझे लगा ये बड़बोले कुछ कार सेवक हैं, बड़बोले जो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं ये सोचकर चला गया, अपना रात को सो गया। सुबह 6-7 बजे जो है मैं निकला अयोध्या की गलियों में। उस दिन अयोध्या का नज़ारा देखते ही बनता था। हर जगह से कार सेवकों का समूह, जैसे समुद्र का समुद्र चला आ रहा है, सैलाब चला आ रहा है कार सेवकों का। जहाँ जाता था वहाँ पर जो है कार सेवक जो हैं, कोई टी शर्ट पहने हुआ राम जी की तस्वीर लगा के, कोई हनुमान जी की तस्वीर लगा के, और जितने वहाँ पर अयोध्या की गलियों में जो जितनी दुकानें थी वो सब उनका स्वागत कर रहे थे, वो सब उनके लिए उनके साथ नारे लगा रहे थे। और हर जगह से कार सेवक आते दिख रहे थे। करीब करीब सवा 2 लाख से 2.5 लाख जो कार सेवक उस दिन अयोध्या में मौजूद थे। देश के हर कोने कोने से आए थे, उत्तर से दक्षिण से, हर जगह से आए थे, महाराष्ट्र से गुजरात से, हर जगह से कार सेवक आए थे। तो ये जब वहां पर सब चल रहा था तो नारे भी बड़े दिलचस्प लग रहे थे। तेल लगाकर डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का, और रामलला हम आए हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, और इस तरह के जोशीले नारे लग रहे थे। मैं फिर भी मानने को तैयार नहीं था। मेरे जो ब्यूरो चीफ थे उन्होंने मुझे ड्यूटी दी। उन्होंने कहा कि वहाँ पे दरअसल जहाँ कार सेवा होनी थी वो जो मंदिर है, रामलला का जन्म स्थान है, भगवान राम का जन्म स्थान, उसके थोड़ा नज़दीक था, जहाँ से बालू ला करके भरना था, वो गड्ढा था वहाँ। और दूसरी तरफ राम कथा कुंज था, जहाँ पर मंच बना था। राम कथा कुंज में नीचे एक बड़ा कमरा था, हॉल था, ऊपर मंच बना था, जिस मंच पे सब नेता वहाँ पर मौजूद थे। मुझको ड्यूटी दी गई, मुझे कहा गया कि मैं रामकथा कुंज में रहूं, क्योंकि वहां से 2 फायदे थे। एक तो मैं नेताओं की तस्वीरें खींच सकता था, दूसरी रामकथा कुंज से सामने ढांचा भी दिखता था और सामने जन सैलाब भी दिख रहा था। तो मुझे कहा गया कि भाई वहां से अच्छी तस्वीरें आएंगी तो आप वहां से तस्वीरें रखो। मेरे ब्यूरो चीफ जो थे वो उस ढांचे के सामने वहां पर पहुंच गए जहां कार सेवा चल रही थी। तो ठीक है, मुझे जो ड्यूटी मिली मैं वहां खड़ा हो गया और करीब करीब सुबह से हम वहां खड़े थे। 10:30 बजे, करीब 10 साढ़े 10 बजे वहां पे भाषण देने का सिलसिला शुरू होता है। तमाम नेता लोग भाषण देते हैं, भगवान राम को याद करते हैं, राम जन्मभूमि आंदोलन के बारे में बताते हैं। ये सब चीजें जो चल रही थी। ये भाषण चलते 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 अचानक जो है करीब 11:45 या 12 बजे का वक्त होगा, अचानक से सबने देखा, जो हम सब मंच पे थे, मेरे बिल्कुल सामने जो है उमा भारती जी बैठी थी, लाल कृष्ण अडवाणी जी, अशोक सिंघल जी बैठे थे, और प्रमोद महाजन जी थे, आचार्य धर्मेंद्र जी थे, साध्वी रीतम्बरा जी थे, सब मेरे सामने थे। और मैं उनकी खटाखट खटाखट तस्वीरें खींच रहा था, उनके भाषण सुन रहा था, और सामने से भी तस्वीरें खींच रहा था, जो लोगों का हुजूम मुझे दिख रहा था। करीब 11:45-12 बजे का वक्त होगा, अचानक से देखा कुछ कार सेवक, 2-4 कार सेवक जो हैं ढांचे के गुंबद के ऊपर चढ़ गए, और उनके हाथ में कुछ चीजें थी जिसमें शायद बल्लम थे कुछ, और बाकी चीजें थी, तो वहां पर चढ़ गए और उन्होंने वहां पर ढांचे पर प्रहार करना शुरू किया। जैसे ही ये हुआ मैंने देखा कि सबसे पहले मैंने अडवाणी जी को देखा। अडवाणी जी वहां बैठे थे। अचानक मैंने देखा अडवाणी जी के चेहरे के भाव बदल गए। उससे पहले अडवाणी जी बहुत सहज दिख रहे थे, लेकिन ऐसा लगा जैसे अडवाणी जी बहुत असहज हो गए हों। उनके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ गई। और उसके बाद जो है मैंने देखा प्रमोद महाजन और अडवाणी जी जो है, प्रमोद महाजन आपस में बात कर रहे थे और ये कह रहे थे क्या हो रहा है, इनको रोको, उतारो, उनको उतारो। प्रमोद महाजन आया, प्रमोद महाजन ने वहां से कहना शुरू किया कि भाई आप लोग नीचे उतर आए, आप लोग नीचे उतर आए। जब प्रमोद महाजन की बात नहीं सुनी तो उन्होंने कहा कि भाई आप लोगों को चोट आ जाएगी, इस तरह से मत कीजिए। उसके बाद मैंने देखा कि अडवाणी जी खुद आया, उन्होंने माइक संभाला, और अडवाणी जी ने, मैंने अपने कानों से सुना, अडवाणी जी ने एक बार नहीं कई बार ये कहा, मैं आपको आपके राम की सौगंध देता हूं, आप लोग नीचे उतर आओ। बार बार उन्होंने अनुरोध किया कि आप लोग नीचे उतर आओ। लेकिन क्या था, उस वक्त कार सेवकों में जो जोश आया, कुछ कार सेवक वहां पहले चढ़ चुके थे, तो बाकी कार सेवकों में भी जो जोश आ गया,
उनको लगा अब मौका है और अब नहीं चूकना है, मत चूको चौहान वाली जैसे भाव थी। तो वो सब के सब जो कार सेवक थे वो सब के सब हुजूम आगे बढ़ा और सब के सब जो है वहाँ पर जितने ज़्यादा तादाद में थे वो चढ़ गए। मैंने बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन देखा वहाँ से कि कुछ कार सेवक खड़े होते थे, उनके कंधे पे दूसरे कार सेवक चढ़ते थे और इस तरह से कर करके वो ऊपर पहुंच जाते थे और ऊपर पहुंचकर जो है वो वार करते थे। मैं जब दूर से देख रहा था तो मैंने देखा अचानक उनके हाथ में बड़े बड़े हथौड़े भी आ गए। हथौड़े, बल्लम और इस तरह की चीज़ें जो हैं कई सारी थी, कुदालें उनके हाथ में थी और वो धड़ाधड़ मार रहे थे। सबसे बड़ी बात मैंने जो देखी, मैंने देखा गजब का उनमें बड़ा जोश था और ऐसा लग रहा था मतलब इतने भारी जो हथौड़े थे, कोई आम आम व्यक्ति जो जो मजदूर हैं उनकी तो अलग बात है, उनको रोज प्रैक्टिस होती है, लेकिन वो जिस तरह से धड़ाधड़ हथौड़े चला रहे थे मुझे देखकर हैरानी हुई। मैंने कहा इतना इनमें ताकत, इतना जोश कैसे। और कई बार ऐसा होता था कार से वो हथौड़े चला रहे थे और चलाते चलाते जब वह एकदम से निढाल हो जाते, जब उनकी सारी एनर्जी निकल जाती तो एकदम से वो, अब ढांचा तो इस तरह से जो है गोलाई में था, तो वो नीचे की तरफ गिरते। जैसे ही नीचे गिरते, नीचे कार सेवक का जो हुजूम था वो ऐसे सबके सब अपने हाथ आगे बढ़ा लेते और उसको गोदी में लेने की कोशिश करते ताकि उसको चोट ना लगे और उसको जो है रख लेते, फिर दूसरे कार सेवक चढ़ जाते थे। इस तरह से लगातार चल रहा था। करीब 12 बजे के आसपास जो है कार सेवकों ने पहला ढांचा गिरा दिया। इस बीच मुझे ध्यान नहीं, लेकिन इस बीच जो है तब तक अडवाणी जी नीचे आ गए थे और जब ये ढांचा, जब सब चल रहा था और मुझे लगा अब तो चीजें गई, और उसके बाद जो है अडवाणी जी उस रामकथा कुंज में नीचे जो रूम था वहां पर आ गए। परेशान से थे वो, वहां आ गए कि क्या हो रहा है क्या नहीं। उसके बाद बंद कमरे में क्या हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन अडवाणी जी नीचे आ गए और उस वक्त माइक जो है दूसरे नेताओं ने संभाल लिया और उन नेताओं ने वहां पर, दूसरे जो नेता थे आचार्य धर्मेंद्र थे और बाकी जो लोग थे, उन्होंने वहां से जो है कार्यकर्ताओं का, कार सेवकों का जो है जोश बढ़ाना शुरू किया। उनको एक कहना शुरू किया कि एक धक्का और दो, एक धक्का और। तो वो जो है कोऑर्डिनेटेड तरीके से चल रहा था और उनकी आवाज़ जो है वहाँ से चल रही थी, क्योंकि क्योंकि मंच पे हम जितने लोग थे और जितने नेता थे, जितने वहाँ जो कुछ पत्रकार थे, हम सबको अब लग गया था कि अब ये जो कुछ हो रहा है, अब ये कार सेवक किसी के काबू में नहीं है और अब ये मन बना कर आए, अब ये ढांचे को छोड़ेंगे नहीं अनलेस और अनटिल, जब तक कि कुछ बड़ा ना हो। ये था कि क्या गोली तो नहीं चल जाएगी, ये सब चीज़ें आशंका उस वक्त मन में थी कि गोली ना चल जाए, वहाँ कुछ ना हो जाए। तो ये सब कुछ जब चल रहा था ढांचा गिरने से पहले ही, तो मुझे लगा अब रामकथा कुंज पे खड़े होने का कोई मतलब नहीं। अडवाणी जी नीचे चले गए थे, बाकी नेता ऊपर थे, मंच पर सामने मैं देख रहा था कि कार्यकर्ता ऊपर चढ़ा। मुझे लगा अब रामकथा कुंज में यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। मुझे लगा कि अब मुझे जाना चाहिए, तुरंत मुझे भाग करके जो है जहाँ वो ढांचा उसके सामने जाना चाहिए, वहाँ से अच्छी तस्वीरें भी आएंगी और जो पूरा का पूरा जो सेंटर पॉइंट हो गया, अब वो ढांचे के सामने ढांचा हो गया। तो मैं तुरंत निकलकर ढांचे की तरफ जो है मैं बढ़ने लगा। जब मैं ढांचे की तरफ जा रहा था, कार्यकर्ता जो राम कार सेवक थे उनका बहुत भीड़ थी, तो लोगों को धक्का मुक्का देते 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 मैंने गले में अपना कैमरा टांग रखा था, बैग था और साथ ही मुझे जो वहाँ पर जो आयोजक थे उन्होंने जो एक बिल्ला दे रखा था, गत्ते का एक कागज पे लिखा हुआ जिस पे लिखा था पत्रकार, वो मैं यहाँ लगा करके मैं आगे बढ़ रहा था। जब मैं आगे बढ़ रहा था तो मुझे कई कार सेवकों ने वहाँ पर, जब मैं उसके पास पहुंचा, कुछ लोगों ने मुझे पूछा, हाँ भाई कहाँ जा रहे हो। तो मैंने बोला जी मैं जर्नलिस्ट हूँ, पत्रकार हूँ और मैं जा रहा हूँ वहाँ पे तस्वीरें खींचने। तो एक दो लोगों ने छोड़ दिया, एक दो लोगों ने मुझे बड़ी विचित्र निगाह से देखा। मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। करते करते खैर मैं एक दो लोगों को मैंने दिखाया कि देखो जी मैं पत्रकार हूँ, बैच दिखाया। युवा था, बहुत ज़्यादा मुझे चीज़ों से डील करने की अनुभव नहीं था। जब मैं बिल्कुल ढांचे के सामने पहुंच गया तो मैंने देखा कि जो जबरदस्त नज़ारा वहाँ पर, जो कार सेवकों का हुजूम था जिन्होंने पूरी ढांचे को घेर लिया था और कैसे धड़ाधड़ उस पर वार वार कर रहे थे और सरिये बल्लम लेकर, कैसा कोऑर्डिनेटेड तरीके से और बड़े उत्साह के साथ सब चल रहा था। तो फाइनली जो है मैंने अपना कैमरा निकाला, मेरे सामने सब कुछ हो रहा था, मैंने फटाफट फोटो खींचनी शुरू करी। अचानक मैंने जब क्लिक करना शुरू किया, एक दो तीन चार कुछ तस्वीरें खींची, अचानक से मेरे कंधे पे किसी ने हाथ रखा और पूछा, क्यों भाई क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो। तो मैंने पीछे देखा, मैं तो पत्रकार की तड़ी में था। मैंने बोला मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं फ़ोटो खींच रहा हूँ। और तो उसने मुझे ऐसे घूर के देखा और कहा, सुनो ऐसा है कि अभी अभी यहाँ पर सब पत्रकारों की पिटाई हुई है, कैमरे टूटे हैं,
तुम्हें भी अपना कैमरा तोड़ना है तो बताओ, नहीं तो यहाँ से चुपचाप निकल लो। शायद कार सेवकों को लगा कि मैं युवा हूँ बहुत, उसको लगा बच्चा हूँ, तो उसने जो है मुझे ऐसी सलाह दी। अचानक से मैंने महसूस किया कि मैं अकेला वहाँ पत्रकार हूँ, मेरे जो ब्यूरो चीफ थे वो भी वहाँ नहीं थे। मैंने महसूस किया कि वास्तव में मैं यहाँ पर अकेला हूँ और इतने सारे जो पत्रकार थे कहाँ गए। तो तब मुझे स्ट्राइक किया कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है। तो मैं फिर तुरंत अपना कैमरा मैंने बैग में रखा और मैं वहाँ से पीछे हटा, और पीछे हट के थोड़ा सा दूर जाकर मैं कुछ कार सेवकों का हुजूम था, मैं वहाँ बैठ गया और मैं वो सारी चीज़ें वहाँ से देखने लगा। तो 12 बजे जो कार सेवक चढ़े थे, अगले 2 घंटे के अंदर करीब करीब यानी कि करीब 2 बजे तक जो पहला ढांचा था वो ढांचा गिरा लिया। कार सेवकों ने पहला ढांचा जो है 12 बजे गिरा दिया, धड़म से धूल का गुबार उठा और वो ढांचा गिर गया। उसके बाद भी कार सेवक लगातार दूसरे ढांचे पे चढ़ गए। बिल्कुल हुजूम था। और बड़ी बात क्या थी, जब पहला ढांचा गिरा तो उसके आसपास और उस ढांचे में जो ऊपर चढ़े हुए थे करीब 20-25 कार सेवक थे, वो भी धड़ाम से नीचे आए। उनके ऊपर जो है मलबा गिरा, कई लोगों को चोट टिकी, खून निकल गया उन कार सेवकों का। तो करीब 20-25 कार सेवक ऐसे घायल हुए। तो जैसे ही ये हुआ तो कार सेवकों ने उन सबको उठाया और सबको उठा करके सीधा उन्होंने एम्बुलेंस में डाला और उसके बाद एम्बुलेंस उसको लेकर निकल गई। मैंने देखा कि जो लोगों की भीड़ थी, पैर रखने की जगह नहीं थी, लेकिन जैसे ही कार सेवकों को एम्बुलेंस में रखा जाता, लोग अपने आप उस एम्बुलेंस को रास्ता देते और एम्बुलेंस जो है निकलकर कार सेवकों को हॉस्पिटल ले जाती। उसके बाद दूसरे कार सेवक जिम्मेदारी संभाल लेते। तो इस तरह से पूरा चल रहा था। 2 बजे पहला ढांचा उन्होंने पहला गुंबद गिरा दिया। उसके बाद वो चलता रहा। 3 बजे के आसपास जो है दूसरा ढांचा जो है गिरा दिया। हमें नहीं पता जब 3 बजे आसपास दूसरा ढांचा गिरा, उसके बाद तब तक दिल्ली में, लखनऊ में बहुत कुछ हो रहा था। मैंने उस बीच एक बात और भी देखी। मैंने देखा दूर, मुझे तब ये लगा कि भाई अब शायद गोली चले, कुछ हो। तब मैंने देखा कि पीछे जो हैं पीएसी के या सीआरपीएफ के जवान जो वहाँ बैठे हुए थे, लेकिन मैंने देखा कि वो बैठे हुए थे सिर्फ, और वो धीरे धीरे वहाँ से दूर हो गए। क्योंकि कल्याण सिंह जी से तब उस वक्त पूछा गया था कि भाई गोली चलानी पड़ेगी, लेकिन कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि कार सेवकों के ऊपर गोली कोई नहीं चलाएगा, एक गोली नहीं चलेगी। जिसके कारण जो लोग पुलिस में चाहते थे कि गोली चलाए, वो ऐसा नहीं कर पाए। तो बहरहाल 3 बजे के आसपास दूसरा ढांचा गिर गया। उसके बाद जो है 5 बजे का, तब तक मैं कार सेवकों के बीच बैठा था, सब कुछ देख रहा था। मैं कार सेवकों से बातचीत करने लगा और उनको मैं बहुत कुछ उनके बारे में और ये जो चल रहा था उसको लेकर, कार सेवक जिस तरह से हर्षोल्लास से, जैसे पहला ढांचा गिरा एक दूसरे को लोग लिपट गए, खुशी मना रहे थे। दूसरा ढांचा गिरा, उसके बाद लोग जो है आपस में खुशी, और जो है मेरे साथ ही बैठे कई कार सेवक थे, वो जब जाते थे और उसके बाद वो उस पूरी कार्रवाई में हिस्सा लेते थे। जब थोड़ा थक जाते थे तो आ जाते थे, बैठ जाते थे, दूसरे कार सेवक चले जाते थे, तो उन सबसे बातचीत होती रही। तो उनको भी लगा कि मैं उन कार सेवकों में से एक हूँ, तो मेरे साथ सारी ये सब चर्चा चलती रही। बाद में हालांकि मैंने जब उनको लगा मैं कार सेवक हूँ, और उनमें से एक ने कहा कि यार ये इतना नज़ारा देखने को नहीं मिलेगा, इसकी तस्वीरें खींचनी चाहिए। तो मैंने अपना कैमरा निकाला, मैंने कहा हाँ मेरे पास कैमरा। तो उन्होंने खुद ही मुझे कहा कि यार कुछ फोटो टोलो इसकी, ये जो ऐतिहासिक पल है। मैंने कुछ फोटो खींची, हालांकि दूर था उस समय, गुबार था बहुत, वो क्लियर फोटो नहीं आई, लेकिन मैंने वहाँ से फोटो तस्वीरें वगैरह खींची कुछ। तो उसके बाद जो है 5 तब तक जो है अयोध्या में और कुछ कुछ दंगे शुरू हो गए थे। हमें उस वक्त जानकारी नहीं थी क्या हो रहा है, क्योंकि हम लोग तो उसी स्पॉट पर थे। 5 बजे, शाम 5 बजे तक ये पूरा जो तीसरा ढांचा था, सबसे बड़ा ढांचा था, उसमें सबसे ज़्यादा वक्त लगा। और एक पल ऐसा आया जब ये तीसरा ढांचा ढप से जो है वो गिर जाता है, और उसी के साथ जो कलंक था भगवान श्री राम के जन्मस्थल पर, जो मुगल आक्रांताओं ने कलंक खड़ा कर दिया था, उस कलंक का नामो निशान मिट गया। जब ये 5 बजे हुआ तो सब कुछ कार सेवक आपस में एक दूसरे से गले मिलने लगे, जय श्री राम के नारे लगाने लगे। तो इस तरह से नारेबाजी वहां होने लगी। तब मैं वहां से उठा और मुझे लगा कि अब मुझे चलना चाहिए और जरा देखूं मेरे बाकी साथी कहाँ, बाकी पत्रकार क्या है। जब मैं उसके बाद धीरे धीरे जब कार सेवकपुरम रामकथा कुंज पहुंचा, तब मुझे जो है एक दो रिपोर्टर मिले, एक दो पत्रकार मिले, एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार मिले, मनोज रघुवंशी वहाँ थे। वो, उनका कैमरा टूटा था, लेकिन वो मुझे खुशी से गले से मिल गए। बड़े राम भक्त हैं मनोज रघुवंशी। उस वक्त तो न्यूज़ ट्रैक इंडिया टुडे ग्रुप की जो एक वीडियो मैगजीन आती थी उसमें थे वो।
तो मुझसे गले मिले, अशोक वाह मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। कई और पत्रकार मिले, आपस में सब बात कर रहे थे। कोई पत्रकार ये कह रहे थे कि अब देश, अब ये तो बहुत बवाल हो गया, अब हिंदुस्तान बचेगा नहीं, हिंदुस्तान में बंटवारा होके रहेगा। कई अपने अपनी तरह से पत्रकार कर रहे थे, कई कह रहे थे बड़ा ख़राब हुआ, और कई पत्रकार कह रहे थे देखो हमारे साथ कार सेवकों ने ये किया वो किया। वो मैं आपको कहानी कल बताऊंगा कि कार सेवकों ने जो पत्रकारों के कैमरे तोड़े थे और जो पिटाई हुई थी, उसकी कहानी मैं आपको एक आध दिन में जरूर सुनाऊंगा, उसके बारे में, क्योंकि वो भी एक दिलचस्प कहानी है। कैसे कार सेवकों को बदनाम किया गया, कैसे उनके बारे में झूठी रिपोर्ट की गई, और कार सेवकों ने दरअसल पत्रकारों की पिटाई क्यों की थी और कैमरे क्यों तोड़े थे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसके पीछे भी एक कहानी, लेकिन वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो उस वक्त जो है, जब रामकथा कुंज में सब चीज़ें चल रही थी, तो तब जो है सब लोगों से बात होने लगी। उस बीच जो है तमाम नेता आपस में चर्चा कर रहे थे, क्या होगा कैसे नहीं होगा, ये सब कुछ चर्चा चल रही थी अब देश में। जैसे मैंने कहा, कई पत्रकार तो बिल्कुल ये कह रहे थे कि अब हिंदुस्तान गया, अब नहीं बचेगा। उधर मालूम पड़ा कि कल्याण सिंह इस्तीफा देने की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने इस्तीफा देने का मन बना लिया था। तमाम नेता जो वहाँ से निकलने लगे, तब तक खबर आ गई कि माहौल जो है देश भर में ख़राब हो रहा है, दंगों की शुरुआत हो गई, अयोध्या में दंगों की शुरुआत हो गई है। मैंने वहाँ से, एक लैंडलाइन फ़ोन था, मैंने अपने एडिटर को फ़ोन किया, मैंने बताया कि मेरे पास कुछ तस्वीरें हैं और रिपोर्ट है। तो उन्होंने मुझे कहा कि हमको कल ही इस पूरे एपिसोड पर एक स्पेशल एडिशन निकालना है, तो इसलिए तुम किसी भी तरह से दिल्ली आओ। तो मैंने बोला मैं कैसे जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता चला सारे रास्ते बंद हैं, दंगे हो रहे हैं सब जगह, और पुलिस कहीं किसी को आने जाने नहीं दे रही ज़्यादा कुछ। तो उन्होंने किसी, मेरे संपादक जी ने मुरली मनोहर जोशी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जो बीजेपी के नेता वहाँ थे, उनसे बात करी, और उसके बाद जो है उन्होंने उनसे उनसे रिक्वेस्ट किया कि हमारे रिपोर्टर हैं, उनको आप किसी तरह से लखनऊ पहुँचा दीजिए। तो डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के साथ उनकी गाड़ी में बैठ करके मैं उस दिन अयोध्या से निकला। अयोध्या से निकलकर मैं लखनऊ स्टेशन पहुंचा, रेलवे स्टेशन पहुंचा। जब अयोध्या से हम निकले तो रास्ते भर में हमने देखा जगह जगह पुलिस खड़ी हुई थी, जगह जगह पुलिस जो है की गश्त चल रही थी, बहुत कुछ हो रहा था, और कई जगह पर आगजनी की मैंने देखी, धुआं निकल रहा था। किसी तरह से हम लोग जो हैं, मैं डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के साथ में पहुंचा लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ रेलवे स्टेशन पहुंचा, और लखनऊ रेलवे स्टेशन से फिर उस दिन जो है शाम की जो शताब्दी एक्सप्रेस थी वो मैंने दिल्ली के लिए पकड़ी, और रात को फिर मैं दिल्ली पहुंच गया। उस ट्रेन में उस दिन लगभग सभी बड़े नेता थे, जो लोग वहाँ बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो वहाँ गए थे वो सब आए, आपस में सबके बीच चर्चा चल रही थी। और इस पूरी घटना के बाद कल्याण सिंह जी की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया, और सिर्फ कल्याण सिंह नहीं बल्कि बीजेपी की 3 सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया। हालांकि जो कुछ जिम्मेदारी बनती थी, अगर किसी ने हलफनामा दिया था तो कल्याण सिंह की सरकार थी, लेकिन बीजेपी की 2 और सरकारें थीं, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उन सरकारों को भी बर्खास्त कर दिया गया। और उसके बाद जो कुछ वो आप जानते हैं, लंबा संघर्ष चला, लेकिन बीजेपी की 3 सरकारें उस दिन कुर्बान हो गई, और कार सेवकों ने उस दिन जो कुछ किया वो अपने आप में इतिहास बन गया। और उसके कारण जो है आज हम देख रहे हैं कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है। बीजेपी ने अपनी 3 सरकारें खोई थी, उसके बाद बीजेपी चुनाव हारी भी, लेकिन अल्टीमेटली राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष करा बीजेपी ने, जिसके कारण हिंदू जिस तरह से संगठित हुए उसके बाद, उसके चलते आज बीजेपी की देश भर में राज्य सरकारें हैं, दर्जनों सरकारें हैं, और केंद्र में बीजेपी की एक मजबूत सरकार है। ये सब जो कुछ है ये भगवान श्री राम के आशीर्वाद से, उनके प्रताप से है। और जब मंदिर बनेगा तो मुझे लगता है कि ये देश और दुनिया के हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा खुशी का दिन होगा। आज के लिए इतना ही, लेकिन इस पूरी घटना को लेकर मैं आपको कुछ और चीज़ें जल्दी बताऊंगा, अपने अनुभव आपके साथ साझा करूंगा, लेकिन फिलहाल इजाज़त दीजिए। जय श्री राम।